सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है निदर्शन सैम्पलिंग। समग्र में से चुने हुए अंश अथवा इकाई समग्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा जिसमें समग्र के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं निदर्शन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तब ये अध्ययन है वो निदर्शन अथवा प्रतिदर्श अध्ययन कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि निदर्शन जो है वो एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है जो बहुत में से कुछ का चुनाव करने के आधार पर उसका संपूर्ण जो है उसका समग्र है उसके बारे में वो बता देता है। तो इस प्रकार से जो निदर्शन है वो समग्र में से जो है मतलब कुछ अंश का जो है कुछ समग्र में से कुछ अंश को चुनकर और उसके आधार पर पूरे संपूर्ण को वो बता दे, पूरे संपूर्ण या समग्र के उसमें लक्षण विद्यमान हो तो वो निदर्शन कहलाता। वो जो अध्ययन है हमारे जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं वो निदर्शन विधि के द्वारा संपूर्ण अध्ययन के जो है निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि जो समग्र में से कुछ अंश के आधार पर संपूर्ण के बारे में बता दे निदर्शन कहलाता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो बाउली ने सन 1915 में किया था। नेक्स्ट है निदर्शन के आधार। निदर्शन के 3 आधार हैं: समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधि चुनाव की संभावना, समुचित परिशुद्धता। पहला समग्र की सजातीयता। अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग क्या होता है? समग्र या संपूर्ण कहलाता है। इन इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सजातीयता का होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य अध्ययन विषय की विभिन्न इकाइयों में समानता है तो उनमें अध्ययन के लिए जो इकाइयाँ चुनी जाएंगी ये भी प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगी, ठीक है, और निदर्शन जो है वो यथार्थ होगा। सेकंड है प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। निदर्शन विधि में संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वे संपूर्ण का क्या प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यह उस स्थिति में संभव हो सकता है जब निदर्शन की ऐसी विधि का प्रयोग किया गया हो जिसके द्वारा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का अवसर क्या प्राप्त हो। नेक्स्ट है समुचित परिशुद्धता। अत्यंत सावधानीपूर्वक चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण या 100% क्या है प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अतः ये नहीं माना जा सकता है कि निदर्शन पूर्णतः परिशुद्ध है, किंतु ये प्रयास जो है अवश्य होना चाहिए कि निदर्शन है यथासंभव प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। निदर्शन विधि से प्राप्त परिणामों में क्या है समुचित परिशुद्धता का होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं निदर्शन के प्रकार कि भी निदर्शन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। निदर्शन विधि जो है कितने प्रकार की होती है और किन प्रकारों के द्वारा जो है निदर्शन विधि का जो है वो कह सकते हैं एक तरह से प्रयोग किया जाता है किन किन माध्यमों से। तो सबसे पहले निदर्शन का जो प्रकार है वो निदर्शन विधि का दैव निदर्शन, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण या सुविचार निदर्शन, तीसरा है स्तरित मिश्रित निदर्शन, चौथा बहुस्तरीय निदर्शन, पांचवा सुविधाजनक निदर्शन, छठा स्वयं निर्वाचित निदर्शन, सातवां क्षेत्रीय निदर्शन और आठवां अभ्यंश निदर्शन। पहला दैव निदर्शन। दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें की दैव प्रणाली अथवा संयोग प्रणाली से चुना जाता है, जिसमें समग्र इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके सभी को चुने जाने का क्या होता है समान अवसर प्राप्त होता है। इसमें जो है अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी इकाई विशेष के चुनाव की ओर नहीं होता है। समग्र में से इकाइयाँ इस प्रकार छांटी जाती हैं कि प्रत्येक इकाई की क्या निदर्श में सम्मिलित होने की संभावना रहती है। अब इसमें जो है दैव निदर्शन में कुछ एक विधियाँ वो जो दे रखी हैं प्रकार इसके लो ट्री है, जैसे कार टिकट है, टिपेट है, ग्रिड है,
नियमित अंकन है और अनियमित अंकन। तो सबसे पहले हम लॉटरी विधि पर चर्चा करेंगे। इस विधि के अनुसार सामग्री की सभी इकाइयों की पर्चियां बनाकर उसमें से एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा या स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा ली जाती जितनी इकाइयां क्या निदर्श में सम्मिलित करनी है। सभी पर्चियां गोलियां बिल्कुल समान बनाई जानी चाहिए और इसके लिए और चयन से पूर्व उन्हें अच्छी तरह हिलाकर मिला लेना आवश्यक होता है। साथ ही पर्चियां निष्पक्ष व्यक्ति से ही निकलवानी जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो भी पर्चियां इस दैवीय योग से चुनाव में आती हैं उनका क्या अध्ययन किया जाता है। फिर कार्ड या टिकट प्रणाली। इस प्रणाली में क्या सर्वप्रथम एक ही आकार, रंग, मोटाई के कार्डों टिकटों पर सामग्री की समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर कोई प्रतीक अंकित कर दिए जाते हैं। उन सबको मिलाकर एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है और ड्रम को 50 बार तेजी से घुमाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। ये क्रिया उतनी बार दोहराई जाती है जितनी बार क्या होता है निदर्शनों का चयन करना है। इस प्रकार ये लॉटरी प्रणाली का ही क्या एक परिवर्तित रूप होती है। फिर एक टिपेट प्रणाली। टिपेट में क्या 4 अंकों वाली संख्या ली जाती है। 10,004 कह सकते हैं 10,400 संख्याओं की एक सूची होती है। इसमें अनेक देशों की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें प्रथम 24 संख्याएं दी जाती हैं। इस के आधार पर यदि 5,000 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी छांटते हैं तो पहले 5,000 विद्यार्थियों में से को 1 से 5,000 तक क्रम संख्याओं में क्या क्रमबद्ध किया जाएगा। और फिर टिपेट संख्या की पुस्तक का कोई पृष्ठ खोलकर उपयुक्त सारणी में से 12 अंक छांट लिए जाएंगे। इसमें जो ये क्रम संख्या होती है इसमें 12 विद्यार्थी निदर्शन में सम्मिलित किए जाएंगे और यदि सामग्री की इकाइयाँ 100 से कम हो तो 4 अंकों वाले दैव अंकों को 2-2 अंकों में लिख दिया जाएगा और फिर इन 2 अंकों की क्रम संख्या वाली इकाइयाँ चुन ली जाएंगी। नेक्स्ट है ग्रिड प्रणाली। ये विधि भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए उपयोग में लाई जाती है। किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों के चयन करने के लिए पहले उस क्षेत्र का क्या नक्शा तैयार किया जाता है और इस नक्शे पर क्या किया जाता है ग्रिड या प्लेट को रखा जाता है। और ये ग्रिड प्लेट जो होती है वो पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर अंक लिखे रहते। ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतने ही वर्गों को पहले से काट कर रख लिया जाता है और मानचित्र पर रखे जितने कटे हुए भाग होते हैं उन पर जो ग्रिड होते हैं मानचित्र का क्या है उस वो जो मानचित्र उस क्षेत्र में मानचित्र का क्षेत्र आ जाता है और उन पर निशान लगा दिया जाता है और उन्हीं को निदर्शन का क्षेत्र मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नियमित अंकन। इस विधि में सर्वप्रथम सामग्री की समस्त इकाइयों को एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये क्रम वर्गानुसार, संख्यात्मक, भौगोलिक हो सकता है। इस सूची में से नियमित अंतराल में निदर्शन इकाइयों का चयन किया जाता है। इस विधि में पहली इकाइयों का जो चयन किया जाता है वो दैव निदर्शन के आधार पर किया जाता है और बाद में क्या है निश्चित अंतराल के आधार पर उन इकाइयों का चयन किया जाता है। इस विधि को जो व्यवस्थित दैव निदर्शन भी कहा जाता है। फिर अनियमित अंकन। इस विधि द्वारा निदर्शन का चुनाव करने के पहले समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से क्या इकाइयों पर निशान लगा लिए जाते हैं और निशान लगी हुई इकाइयाँ जो होती हैं वो निदर्शन में शामिल कर ली जाती हैं। तो ये जो है अनियमित अंकन कहलाता है। उसके बाद में जो ये तो दैव निदर्शन विधि के प्रकार थे। जो सेकंड है वो है उद्देश्यपूर्ण या सुविचार निदर्शन विधि। जब शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से अपने निर्णय के अनुसार समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चयन करता है तो ऐसी विधि को उद्देश्यात्मक या सुविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार की विधि में शोधकर्ता का निर्णय तथा उद्देश्य क्या प्रधान रहता है। ठीक है। इस प्रकार जो ये विधि होती है इसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छा अनुसार ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जो उसके विचार में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उद्देश्यात्मक जो निदर्शन है वो वहीं संभव है जहाँ समग्र की इकाइयों की विशेषताओं तथा प्रकृति के संबंध में पूरा ज्ञान हो। बड़े समग्र की सभी इकाइयों के संबंध में ज्ञान होना इस विधि से क्या है संभव नहीं है। जो थर्ड है वो है स्तरित अथवा मिश्रित निदर्शन। ये विधि दैव निदर्शन और सुविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है अतः इसे क्या मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता है।
ये जो विधि होती है वो विविध गुणों वाले समग्र में से निदर्शन का चयन करने के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि के अनुसार पहले समग्र को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सुविचार निदर्शन द्वारा अनेक सजातीय खंडों या स्तरों में बांट लिया जाता है। तत्पश्चात उन स्तरों में से अलग अलग दैव निदर्शन रीति द्वारा क्या इकाइयाँ चुन ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारखाने में यदि 5000 मजदूर काम कर रहे हैं तो पहले उन्हें निश्चित विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाएगा। फिर प्रत्येक वर्ग में आनुपातिक रूप से दैव निदर्शन छांट लिया जाएगा। ठीक है, यह होगा, यह आनुपातिक स्तरित चयन होगा। और यदि चारों वर्गों में बराबर संख्या में जो है निदर्शन इकाइयाँ चुनी जाएं तो ये गैर आनुपातिक कहलाएगा। उसके बाद में है जो नेक्स्ट है वो है बहुस्तरीय निदर्शन। इस विधि का प्रयोग बड़े से क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। इसे बहुस्तरीय निदर्शन इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों में से होकर गुजरती है। ये स्तर कई प्रकार से होते हैं। जैसे पहला है कि अध्ययन क्षेत्र को कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। द्वितीय स्तर में कुछ ग्राम अथवा नगरों को दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। थर्ड में जो ये नगर और ग्राम है इनमें से कुछ गृह समूह दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुन लिए जाते हैं। ये फोर्थ है, इसमें से कुछ परिवारों को दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो निदर्शन विधि होती है बहुस्तरीय होती है और इसके आधार पर क्या निदर्शन किया जाता है। फिर फिफ्थ है सुविधाजनक निदर्शन। इस निदर्शन में शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन का चयन करता है। निदर्शन के चयन के पूर्व उपलब्ध धन, समय, साधन, सूची, इकाइयों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता आदि बातों को क्या ध्यान में रखा जाता है। तत्पश्चात क्या सुविधा अनुसार निदर्शन का चयन किया जाता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वयं निर्वाचित निदर्शन। स्वयं निर्वाचित अनेक स्थितियों में अनुसंधान में निदर्शन का चयन नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर अध्ययन की क्या है इकाई बन जाते हैं और अध्ययनकर्ता को उनका चुनाव नहीं करना पड़ता, इसलिए उसे कहते हैं स्वयं निर्वाचित निदर्शन। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय निदर्शन। जब विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में से शोधकर्ता द्वारा अपनी सुविधा और निर्णय के अनुसार किसी एक का चयन कर लिया जाता है तथा उस क्षेत्र के सभी निवासियों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं क्षेत्रीय निदर्शन। नेक्स्ट है अभ्यंश निदर्शन। इसके अनुसार क्या होता है, समग्र को क्या है कई भागों में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है और इस निश्चित संख्या को क्या है अभ्यंश कहते हैं। इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक वर्ग में से क्या निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है इकाइयाँ चुन लेता है। फिर जो है वो है गुच्छ निदर्शन। गुच्छ निदर्शन का चयन शोधकर्ता आर्थिक व्यय को कम करने के लिए करता है। जब सूचनादाता विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं तब शोधकर्ता ऐसे अध्ययन के क्षेत्र से सूचनादाताओं का चयन करने के लिए गुच्छ निदर्शन की सहायता लेता है। विभिन्न चरणों के आधार पर इसको संपन्न किया जाता है। सर्वप्रथम शोधकर्ता अध्ययन के क्षेत्र को अनेक समूह में विभाजित करता है और अगले चरण में शोधकर्ता तो कुछ समूह का चयन करके शोध की समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करता है। तो ये जो निदर्शन की प्रक्रिया है इसको गुच्छ निदर्शन कहते हैं। ये एक तरह से पूंज इकाइयों का संग्रह होता है। इसके अंतर्गत इकाइयों के संग्रहण के निर्धारण का आधार निश्चित परिस्थितियां ही होती हैं। गुच्छ जो है एक कह सकते हैं वार्ड, ग्राम या जिला तक होता है। तो इस प्रकार गुच्छ निदर्शन के आधार पर जो है वो जो शोधकर्ता होता है वो अपना निदर्शन करता है। तो ये है निदर्शन। निदर्शन किसे कहते हैं, निदर्शन के आधार, निदर्शन के प्रकार क्या हैं, ये विभिन्न प्रकारों के माध्यम से हमने निदर्शन को समझा है कि इन विभिन्न प्रकारों के माध्यम से निदर्शन अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान कर सकता है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।